दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका द स्कैंडल में। द स्कैंडल में हम इस बार एक विश्व स्तरीय स्कैंडल, अपराध, क्राइम, आतंकवाद की एक कहानी आपके बीच में लेकर आए हैं। इस वक्त आप जान रहे हैं और देख रहे हैं टेलीविजन चैनलों पर कि अफगानिस्तान में किस तरह से तालिबान का शासन हो चुका है। अफगानिस्तान में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक की सेनाएं देश छोड़ चुकी हैं और दूसरे यूरोपीय देशों ने किसी तरह अपने दूतावासों में तैनात राजनीतिकों को बचाकर निकाला है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर तालिबान है क्या है, कैसे इसने एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया, जिसकी सुरक्षा का दावा दुनिया भर के देश कर रहे हैं। और आज वहां के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अलग अलग राज्यों पर, शहरों पर कब्जा करना शुरू किया, तो वहां से वहां के अफगानी नागरिक उस शहर को छोड़कर भागने लगे। और उसका जो रूप था, जो भयानक स्वरूप था, वो आपने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखे होंगे। हमने भी हमारे राष्ट्रवाद न्यूज पर आपको दिखाया था किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी नागरिक, अमेरिका की प्लेन हो या किसी भी देश की प्लेन हो, किस तरह से उस पर जाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, देश छोड़कर जा रहे थे। कई लोग तो मर गए। और वहां की तालिबान की निर्मम सेनाओं ने, जो आतंकवादी थे, सेना नहीं कहूंगा मैं, आतंकवादी कहूंगा, उन आतंकवादियों ने उन मासूम अफगानी नागरिकों पर गोलियां चलाकर उनको वहीं पर ढेर कर दिया। यह आतंकवादी गतिविधियां तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में की गई और सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई। और इस वक्त जो लड़ाई अभी वहां चल रही है, वो पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में अभी भी लड़ाई चालू है। कभी तालिबान कहता है कि हमने पंजशीर को हरा दिया, कभी पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस ये कहती है कि हमने तालिबान को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इस लड़ाई के बीच में हमें जो दिलचस्प बात नजर आई वो ये थी कि तालिबान सेना के साथ, तालिबानी आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के सेना के सैनिक भी वहां पर मिले, जो मृत पाए गए, जिनके आई कार्ड्स, पाकिस्तानी सेना के आई कार्ड्स भी वहां पर पाए गए। और इसकी भर्त्सना पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अन्य अलग अलग देशों ने की है। और इस पर जांच भी चल रही है कि आखिर में बार बार दुनिया के अंदर पाकिस्तान ही क्यों एक आतंकवादियों का समर्थक, साथी बनकर खुलकर सामने आता है। कहा तो यह भी जाता है और यह हकीकत भी है कि पाकिस्तान के समर्थन से ही यह तालिबान खड़ा हुआ। और तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान को खत्म करने का षड्यंत्र रचा और पाकिस्तान और तालिबान मिलकर आज एक भले अच्छे लोकतांत्रिक देश को, जहां पर आजादी थी, लोकतंत्र था, उसे समाप्त करने का काम पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कर रहे हैं। लेकिन देशवासियों, यह बात हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है ही। अब पाकिस्तान ने एक और देश, आतंकवादी देश खड़ा किया है, जिसको भी हिंदुस्तान का दुश्मन ही बनाएगा, क्योंकि ये वो दोनों ही आतंकवादी हैं। और अब पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कहीं न कहीं ये हिंदुस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है। और खतरे की घंटी इसलिए है, मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि जिसे हम अपना कश्मीर कहते हैं और हमारा कश्मीर है, लेकिन
पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इस समय तालिबानी आतंकवादियों का 3000 से ज्यादा आतंकवादियों का वहां पर घुसपैठ नहीं, बेरोक टोक उन आतंकवादियों को वहां पर भेजा गया है ताकि ये पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से ये मिशन चल रहा है कि जम्मू कश्मीर को भी और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साथ जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इस वक्त हमारा शासन है, उसे कहीं न कहीं डिस्टर्ब किया जाए, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां फैलाई जाएं और कहीं न कहीं हिंदुस्तान के स्वर्ग पर हवा किया जाए, धावा किया जाए। और ये सही मायने में देशवासियों, हिंदुस्तान के लिए बड़ी ही बुरी खबर है। अब हिंदुस्तानी इस पर जागना जरूरी भी है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर में ये तालिबान है क्या, कैसे इसने एक देश पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की है और क्या है इसके उद्देश्य। तालिबान आंदोलन, जिसे आंदोलन या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है जिसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नहीं मान्यता दे रही है। अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जा रहा है और माना जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तालिबान का उदय कब और कैसे हुआ। 1990 की बात है। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने जड़ें जमा ली थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्त प्राय हो गया था, पर 2004 के बाद इसने अपना गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई हैं। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। शुरुआत में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया। इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान की शक्ल में देखा गया। फिर धीरे धीरे इसे इस्लामिक नियम लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़वादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक, संगीत को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बढ़ने लगा। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे इस बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हुआ। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। सजा देने के विभत्स तरीकों के कारण अफगानी समाज में इसका विरोध होने लगा। तालिबान ने
शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी किया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही की गई थी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों में सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई। अफगानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष के रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। किसी भी महिला को बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ घर के बाहर निकलने पर बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाता था। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर बनने पर पाबंदी थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाता था। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 97% अफगान महिलाएं अवसाद के शिकार हैं। घर में बालिका विद्यालय चलाने वाले महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है। प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मार मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। गलती से बुर्का से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी, कई महिलाओं मौत के कुएं में चली गई। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने लगे। जितने भी मामले हम देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं सबसे ज्यादा अगर तालिबानी शासन और उनके नियम कानूनों ने किसी पर कहर ढाई तो वो महिलाओं पर, माताओं पर, बहनों पर और इस समस्त समाज में, समस्त विश्व में महिला सशक्तिकरण करने वाले, बात करने वाले कहां गए? वो महिला सशक्तिकरण की संस्थाएं कहां गए? मानवता की लिए त्राइमाम करने वाले वह संस्थाएं। हिंदुस्तान में एक कील भी किसी को चुभती थी तो पूरे दुनिया के मानवाधिकार संगठन हाय तौबा मचाते थे। आज मानवाधिकार की धज्जियां उड़ रही हैं अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा। तो कहां ये सारे के सारे मानवाधिकार संगठन? क्या अपने बिल में छुप कर बैठ गए हैं? क्यों बाहर नहीं आते? क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों सारे दुनिया की आवाज तालिबान के सामने छुप गई है, चुप हो गई है? कुछ तो कारण है इसके पीछे, और इसके पीछे मुझे जो नजर आता है वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर में अमेरिका के निशाने पर तालिबान क्यों? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दी थी। अमेरिका ने उसने ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया। उमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। अमेरिका के अलावा यहां नाटो के सुरक्षा बल भी तैनात हो गए। आखिर में एक आतंकवादी संगठन एक देश पर कब्जा कर लेती है, इतनी बड़ी संगठन के रूप में काम करती है, तो ये भी बात सोचनीय हो जाता है, विचारणीय हो जाता है कि आखिर में तालिबान के पास पैसा आता कहां से है और इतना पैसा कहां से आता है। तालिबान को पैसों की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019-20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जो स्रोत है वो हर साल ड्रग्स ये मुख्य स्रोत है, और ड्रग्स हर साल $416 मिलियन, पिछले साल $464 मिलियन रंगदारी से और $160 मिलियन जो इस्लामिक कंट्रियों से चंदा आता है उससे। 2020 में $240 मिलियन निर्यात, हर साल $240 मिलियन रियल एस्टेट, हर साल $80 मिलियन दोस्तों से मदद,
और जिसमें रूस, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच में उनको सहायता मिलती है। और भी जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है उन संगठनों से भी इनको मदद मिलती है, इस्लामिक राष्ट्रों से मदद मिलती है इस्लाम के नाम पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये असली इस्लाम इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां, मानवाधिकार का हनन, महिलाओं का जो इस बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार ये सिखाता है। और मैं आपसे ये बताऊंगा, मैंने पहले ही शुरुआत में बताया कि जिस तरह के हालात इस वक्त तालिबान में हैं, जिस वक्त हालात इस वक्त अफगानिस्तान में हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अगर पूरी दुनिया और भारत सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता है तो आने वाले समय में यह दुनिया के लिए तालिबान घातक तो होगा ही, लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए घातक होगा तो वो भारत के लिए। और भारत को अभी से इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। द स्कैंडल में इस बार हम तालिबान की पूरी कहानी आपके बीच में लाए हैं। अगले बार हम फिर से मिलेंगे आपको एक नई स्टोरी के साथ, एक नई सत्य कथा के साथ। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। नमस्कार। राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है,